हेलो दोस्तों, प्रगत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। खान सर के द्वारा जो पब्लिश किया गया है, सेट नंबर 2 है। सेट नंबर फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है पिछले वीडियो में, आप लोग देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। आइए हम देखते हैं खान सर के द्वारा पब्लिश किया गया है सेट नंबर 2 बिहार एसएससी के लिए, जो प्रीवियस 7 ईयर का क्वेश्चन से बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है रोम, ऑप्शन बी है बालाकोट, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोम। रोम इसका सही जवाब होगा। बालाकोट, लोथल व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल वर्तमान गुजरात में अहमदाबाद के निकट एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान के निकट स्थित है। ऑप्शन में से रोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, रोम इटली की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है कुंडलवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद सर्वगामिनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी है विलियम वेडरवन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है जेम्स फोर कमीशन, ऑप्शन सी है मिंटो कमीशन, ऑप्शन डी है क्रिप्स मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी तथा इस कमीशन में 7 अंग्रेज अधिकारियों को शामिल किया गया। इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जिसकी संवैधानिक बुनियाद स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान अधिनियम 1992 में रखी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, जिसे 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया और 1971 के बांग्लादेश के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विलियम वेटिंग द्वारा निम्न में से किसे सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? इसमें पूछा गया नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है दास प्रथा का अंत होना चाहिए, यहाँ पे दासता लिखा गया है तो ये होगा दास प्रथा का अंत। ऑप्शन बी है ठगों का दमन, ऑप्शन सी है सती प्रथा का अंत, ऑप्शन डी है धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दास प्रथा का अंत।
दास प्रथा का अंत विलियम वेटिंग ने नहीं करवाया था। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास जापान, जर्मनी, चीन, इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बांटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बंट गया था। यह युद्ध इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत मेरी अमेरिकी भाइयों और बहनों से की तो पूरी हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा था। इस भाषण ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया। उन्होंने जो विश्व धर्म संसद के दौरान भाषण देकर भारत की पहचान को विश्व में स्थापित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए है राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है HC मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, HC मुखर्जी हो जाएगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसका पूरा नाम है, जो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल बने थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है C राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को भारत संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। उसी समिति ने संविधान की रचना की थी। ये एक लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। 30 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त करके रिपब्लिकन ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद आदि प्रावधान लिए गए हैं इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है धार्मिक अधिकार, ऑप्शन बी है विश्व शांति का प्रचार, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत को सहायता करना, ऑप्शन डी है मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार को छोड़ के बाकी सभी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
नीति निर्देशक भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें पूछा गया मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, काम करने का अधिकार। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। काम करने के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है, लेकिन अधिकतम आयु का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952। 1952 इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का पहला सत्र 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी है उपायुक्त और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, जो पंचायतीय राज व्यवस्था के तहत सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत करता है। यह जिले के प्रशासनिक अधिकारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में वह संशोधन जिससे मतदान आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटा दिया है। ऑप्शन नंबर ए है 61वें, ऑप्शन नंबर बी है 62वें, ऑप्शन नंबर सी है 42वें, ऑप्शन नंबर डी है 44वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वें। संशोधन 61वें से मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। संविधान की रचना के समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी। इस संशोधन के बाद ही चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान बना था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। ऑप्शन नंबर ए पूरब से पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण से उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। यह एक एशियाई देश है। प्योंगयांग सबसे बड़ा शहर है। इस देश की मुद्रा ऑन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। वायुमंडल की ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट हो रही है। ओजोन गैस की संघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत सूर्य के
उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। लगभग 93 से 99% तक ये अवशोषित कर लेती है, जो जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक परावैंगनिक किरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है माउंट कैलाश, ऑप्शन डी है ऑस्टिन गॉडविन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है। पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजूलावेन गंगा एवं वर्धा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। इसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कृष्णा नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है। सिंचाई के लिए पानी की मात्रा को लेकर इन राज्यों में मध्य विवाद रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, ऑप्शन ए है अक्षांश, बी है समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी है पृथ्वी की परिक्रमण गति, ऑप्शन डी है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 है, काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है रेगुर, ऑप्शन बी है ह्यूमस, ऑप्शन सी है बांगर, ऑप्शन डी है क्रिस्टलीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का रंग टिटेनिक, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के दो वर्ग डक्कन ट्रैप और लोहमय नीस और शिस्ट से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक के रूप में कहलाता है। ऑप्शन ए है फसल प्रत्यावर्तन, ऑप्शन बी है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन सी है फसल परिक्रमा, ऑप्शन डी है फसल बदलना। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसल प्रत्यावर्तन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है पीगू, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी है रॉबिन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। इसके प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह प्रतिवादित और आशावादी अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसकी मूलभूत ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से। ऑप्शन बी है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी से नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। यह अध्ययन कराती है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करता है जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी या बेची जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार में। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी है झारखंड में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, किसे गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? ऑप्शन ए है एबेनेजर हावर्ड। ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन सी है थॉमस हार्डो और ऑप्शन डी है एंड्रयू मिरन्स। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, एबेनेजर हावर्ड। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 28 मार्च, 18 दिसंबर, 8 दिसंबर, सितंबर और 18 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1965 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। इसको पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। ऑप्शन ए है कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला और सिकरी मेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौचंदी मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। 37 है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? ऑप्शन ए विलियम हार्वे। ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना। ऑप्शन सी है लुइस पास्चर। ऑप्शन डी है एफ वेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खुराना। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? पोषण तत्वों का वाहन करना। चलिए आगे देखते हैं हम। ऑप्शन बी है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का वाहन करना। ऑप्शन डी है बल प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना। रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती है, जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं का काम है संक्रमण से लड़ना। यह किसी भी प्रकार के संक्रमित पदार्थ से शरीर को बचाती है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का वाहन करती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए
समवाही डैश उत्तक को कहा जाता है? फ्लोएम, कोलेनकाइमा, जाइलम और स्क्लेनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। जल में संवाहन जो करते हैं, जल में संवाहन में जाइलम प्रमुख भूमिका अदा करता है। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी उत्तक है जो संवाहन बंडल के भीतर पाया जाता है। पौधों में पाए जाने वाले संवाहन उत्तक में से जाइलम एक है तथा फ्लोएम दूसरा संवाहन उत्तक है। जाइलम के भीतर से सारारोही की प्रक्रिया होता है। 4 प्रकार के कोशिकाएं से मिलकर इसका निर्माण होता है: जाइलम तंतु, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम मृदु उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए है मुख गुहा, मलाशय, अग्नाशय और अमाशय। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय। अम्लीय जठर रस अमाशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय को पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। कुछ नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम्स होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। अग्नाशय केवल पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्वेत रक्त कणिकाएं का क्या मुख्य कार्य है? रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती है, तो उसमें से श्वेत रक्त का पूछा गया। पोषक तत्वों का वाहन करना ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन का वाहन करना। ऑप्शन नंबर डी है बल प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन शायद इससे पहले भी एक बार आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी संक्रमण से लड़ना हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी निकायों से बना होता है? मेडुला, वल्क्यूट, ग्लोमेरुलस, विक्राणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्राणु, जिसको नेफ्रॉन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, घेंघा डैश की कमी से होता है? ऑप्शन है नमक, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है विटामिन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण ही घोंघा रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली और पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोसिन जैसे कई जरूरी हार्मोन्स बनाने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्य को मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण इंसुलिन ही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 है, एड्स क्या है? ऑप्शन ए है आंखों का संक्रमण रोग, घातक मृत्यु रोग, एड्स की औषधि, कैंसर का प्रकार। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घातक मृत्यु रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। नील हरित शैवाल है मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी और पूर्णभोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वपोषी। नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह जीवाणु के नीले रंग का कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है। नील हरित कई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है
लैक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है माल्टोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोज। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। दुग्ध शर्करा वह शर्करा है जो दूध की बनी चीज़ों में पाया जाता है और दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाया जाता है तथा दूध, दही, पनीर जैसे चीज़ों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रंगीन गैस है जो वायु से भारी होती है। यह गैस बहुत ही तेज गंध वाली होती है। जिन ईंधन में सल्फर होता है जैसे कोयला, तेल आदि को जब जलाया जाता है तो इनको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब इस गैस पर दाब लगाया जाता है तो यह गैस द्रव में बदलने लगती है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका उपयोग कई प्रकार की खाने की सब्जियों, फलों आदि को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी सदिश मात्राएं? ऑप्शन ए है प्रतिबल, ऑप्शन बी है दबाव, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है कार्य। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल सदिश मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? ऑप्शन ए है 10 × 10⁻12 माइक्रो, ऑप्शन बी है 1 × 10⁸ माइक्रो, ऑप्शन सी है 1 × 10⁻⁻9 माइक्रो, ऑप्शन डी है 1 × 10⁹ माइक्रो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ माइक्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए है न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम, जो कि जड़त्व के नियम कहलाते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम यह दर्शाता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि वह गतिशील में है तो तब तक गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तब बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्वेश्चन है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ना तो गतिज ऊर्जा ना तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पास एक ऊंचाई है जिस वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी तथा क्योंकि वह उड़ रही है यानी उसमें गति है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ध्वनि सबसे तेज संचारण करती है
ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि में। ध्वनि में सबसे तेज होता है और निर्वात में जो ध्वनि है वो संचार नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए, तेज धूप वाले दिन पर, बादल छाए हुए दिन पर, गर्म दिन पर या हवादार दिन पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बादल छाए हुए दिन पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर वाटर हीटर को एक छत या खुली जगह पर स्थापित किया जाता है जहां इसे सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के मिल सकती है और सूरज से ऊर्जा का उपयोग फिर पानी को गर्म करते हैं और इसे इंसुलेट टैंक में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम बिजली की आपूर्ति से जुड़ा नहीं है। सौर जल हीटर में पानी गर्म तब नहीं होता है जब बादल छाए हुए होते हैं। उस समय सौर जल हीटर को सूरज की किरणें ठीक से नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से वह गर्म नहीं हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, आपतन का कोण इसके बीच का कोण। आपतन का कोण इसके बीच का कोण है आपतित किरण तथा दर्पण की सतह, परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह। ऑप्शन सी है सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। ऑप्शन डी है सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के तापमान प्रभाव पर। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इस लैंप में किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। वाष्प लाइट आयनीकृत सोडियम का उपयोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, स्ट्रीट लाइट और अन्य रोशनी के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। न्यूक्लियोन का मान होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है अम्लता, क्षारता, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब एक विद्युत धारा को केंद्रित सोडियम क्लोराइड के घोल से गुजारा जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस बनती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 है। नाइट्रोजन गैसों के अणु में निम्न आबंध है आयोनिक आबंध, एकल सहसंयोजित, सी ऑप्शन है द्विसहसंयोजित और डी है त्रिसहसंयोजित। तो इसका राइट आंसर होगा 62 का ऑप्शन डी, त्रिसहसंयोजित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है?
मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 है, ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या की कमी, विद्युत धनी तत्व का निकलना। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत धनी तत्व का निकलना। चलिए 65 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है निकेल। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट 66 देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में 66 है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। 66 का राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 देखिए, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी है 3 राज्यों द्वारा, 4 राज्यों द्वारा, 5 राज्यों द्वारा, 6 राज्यों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 राज्यों के द्वारा। 68 देखते हैं क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही, उत्तर पश्चिम। चलिए क्वेश्चन में 69 देखते हैं। बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पे रखा जाएगा? भगत सिंह, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वीर सावरकर, ऑप्शन सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर सावरकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरीय सेतु रखा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है घाट प्रवाह, ऑप्शन बी है मंजीरा, ऑप्शन सी है मूसी, ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंजीरा। कृष्णा नदी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में उत्पन्न होती है। सहायक नदियों में से कोयना नदी, भीमा नदी, कुंडली नदी, मालप्रभा नदी, घाट प्रवाह, येरेला नदी, वारणा नदी, विंदी नदी, मूसी नदी और दूध गंगा नदी शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर नगर के भेड़ाघाट क्षेत्र में नर्मदा नदी का जल काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरने पर निर्मित होता है। यहाँ जलधारा के निकट खड़े होने पर गिरते हुए जल की जो फुहारें पड़ती है उनके कारण इस जलप्रपात का नाम धुआंधार पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? लिनन, जूट, रेयॉन और रेशम। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेयॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, धान, ज्वार, गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। खरीफ की फसलों का पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा। ये फसलें वर्षा ऋतु यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है और शरद ऋतु के प्रारंभ में यानी नवंबर में काट ली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 है, राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इसमें से किसने की थी? ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी है केसी सेन। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ